बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड की तरफ से फल्कियाती दुनिया में एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं। इंसान और इंसान के चांद पर जाने वाले मिशन के बारे में। इंसान 1972 में आखिरी बार चांद पर गया था और उसके बाद 2022 आ गया है। 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इंसान ने चांद का दोबारा क्यों नहीं सोचा? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पूरी वीडियो चाहिए, लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। लेकिन इतना बताता चलूं कि 50 साल के बाद भी अगर आप चांद पर जा रहे हैं तो 50 साल पहले की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और नई टेक्नोलॉजी जो आप बनाएंगे उसको एक बार आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा मिशन, इतनी लागत का मिशन जो है बगैर टेस्ट के, बगैर रिस्क खत्म किए नहीं किया जा सकता। लिहाजा आर्टेमिस जो एक पूरा प्रोग्राम है, जैसे अपोलो एक पूरा प्रोग्राम था जिसके अंदर बहुत सारे मिशंस थे, अपोलो 1 से लेके अपोलो 17 तक, जिसके अंदर हर सक्सेसिव प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई चीज, नई चीज टेस्ट की गई। पहले केबिन के अंदर टेस्टिंग हुई, फिर रॉकेट का टेस्ट हुआ, लो अर्थ ऑर्बिट जो है ज़मीन का सिर्फ ऑर्बिट, उसके अंदर चक्कर लगाया गया, फिर लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया गया, फिर कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल को टेस्ट किया गया। तो ये सारी चीज़ें सक्सेसिवली होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ इतने बड़े लेवल पे बनाएं और उसको एकदम से टेस्ट किए बगैर जो है उसको आप अप्लाई कर दें। अगर आप एक इंग्लिश रीडर हैं तो एक स्काई वर्ड्स मैगजीन के नाम से एक मैगजीन है जिसके अंदर मैं आर्टिकल लिखता हूं। वहां पे इसी आर्टेमिस प्रोग्राम और इन 10 क्यूब सेट्स के बारे में इंग्लिश में मेरा आर्टिकल है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहां पे जाके आप पढ़ सकते हैं। उर्दू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मेरा फेसबुक का पेज है, फल्कियाती दुनिया, स्पेस साइंस, और बहुत सारे स्पेस साइंस से रिलेटेड ग्रुप्स हैं जिनके अंदर मैं अपनी तहरीर लिखता हूँ उर्दू के अंदर। तो अगर आप उर्दू को पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और मेरे इन पेजेस के ऊपर जाके यही सारी चीज़ें उर्दू में पढ़ भी सकते हैं। मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी मौजूद होंगी इन्हीं मिशंस के बारे में। ये जो मैगजीन है ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज इस्लामाबाद और पाकिस्तान साइंस सोसाइटी की कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 2030 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ख़त्म किया जा रहा है और उसके बाद इंसान का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा, मुस्तकिल ठिकाना होगा, वो चांद होगा। लिहाजा मुस्तकिल ठिकाना बनाने के लिए उससे पहले चांद की ज़मीन की, चांद की मट्टी की, वहां पे रहने के लिए रेडिएशन लेवल की, डीप स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन की जो नई टेक्नोलॉजी बन चुकी है उसको अभी तक टेस्ट नहीं किया जा चुका। इतनी दूर टेस्ट करने के लिए और इंसान को वहां पे मुस्तकिल तौर पर रखने के लिए बहुत सारे रिस्क होते हैं। लिहाजा आर्टेमिस 1 मिशन इसी सिलसिले का पहला मिशन है और ये 2 बार तो डिले हो चुका है। नेक्स्ट इसकी जो डेट है वो 29 सितंबर है। 21 सितंबर को इसकी फ्यूलिंग स्टार्ट होगी और 29 सितंबर को इसकी लॉन्च विंडो है। तो उम्मीद है कि ये मिशन लॉन्च होगा, लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि डिले होने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना उनको उबूर नहीं है। हमेशा छोटे से छोटे रिस्क को अवॉइड करने के लिए ना भेजना ही बेहतर है। आप अगर सोचें कि आर्टेमिस 1 मिशन का जो हाइड्रोजन लीकेज थी, जो फ्यूल लीकेज थी, अगर उसको इग्नोर करके आप रॉकेट को लॉन्च कर देते और आधे रास्ते के अंदर वो सारा फ्यूल खत्म हो जाता तो वो एक बहुत बड़ा फेलियर होता। कांग्रेस जो है, नासा जो है, उसको फंडिंग बंद कर दी जाती। तो आज का जो मिशन है वो स्पेसिफिकली आर्टेमिस 1 मिशन चांद की रिसर्च, डीप स्पेस की रिसर्च के मुतालिक है। और एक मजे की चीज जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो 10 जूते के बॉक्स, शू बॉक्स साइज या ब्रीफ केस साइज के छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो इस आर्टेमिस 1 मिशन के साथ भेजे जाएंगे और इनको क्यूब सैट्स कहा जाता है। इनके क्या मकासद हैं, एक एक को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और चांद पर इंसान को भेजने से पहले इन 10 क्यूब सैट्स का या नैनो सैटेलाइट्स का क्या मकसद है, इनका क्या मिशन है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्यूब सैट जो हम डिस्कस करेंगे वो बायो सेंटिनल के नाम से है। फिर इसके डिफरेंट साइज हैं इस क्यूब सैट्स के, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1.5U, 2U, 3U, 6U। तो इस मिशन के अंदर जितने भी क्यूब सैट्स यूज किए जा रहे हैं वो 6U साइज के हैं। अब इंसान को डीप स्पेस के अंदर भेजा जा रहा है। वहां पे जमीन जैसा मैग्नेटोस्फेयर नहीं है कि जो आपको रेडिएशन से बचाएगा। वहां पे रेडिएशन बहुत ज्यादा है। चांद के ऊपर रिसेंटली जो चाइना का लूनर लैंडर है उसने लैंड किया है और वहां पे उसने रेडिएशन मेजरमेंट भेजी है। ये तकरीबन 1370 माइक्रोसीवर्ट पर डे बनती है, जो जमीन के ऊपर 3 से 8 माइक्रोसीवर्ट है। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पर डे
हमें चांद पे कितना मिलेगा और ज़मीन के ऊपर कितना मिल रहा है। अब इस चीज़ को इरेडिकेट करने के लिए बहुत सारी रिसर्च चाहिए कि वहाँ पे किस टाइप का हैबिटेट बनाएंगे, किस टाइप की वहाँ पे जो प्रोटेक्शंस हैं वो यूज़ करेंगे, कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए एक एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, रेडिएशन के इंसानी डीएनए के ऊपर, जिस्म के ऊपर असरात को मेजर करने के लिए बायोसेंटिनल जाएगा। बायोसेंटिनल के अंदर यीस्ट जो है, नशास्ता जिसको कहते हैं, यीस्ट जो है उसके सेल्स रखे गए हैं। यीस्ट का रखने का जो मकसद है वो ये है कि जैसे इंसानी डीएनए डिके होता है, डैमेज होता है और रिपेयर होता है ऑटोमेटिकली, इसी तरह यीस्ट के जो सेल्स हैं उनके ऊपर रेडिएशन के जो असरात हैं वो इंसानी जो सेल्स हैं, खुलिये हैं, उनकी डैमेज और रिपेयर तकरीबन एक जैसी होती है। तो इसके अंदर बहुत सारे यीस्ट के सेल रखे गए हैं जिनको रिहाइड्रेट किया जाएगा जैसे ही वो ज़मीन के मदार से बाहर निकलेंगे। फिर ये जो बायोसेंटिनल है वो 18 महीने का एक प्रोजेक्ट है। 18 महीने वो मून को ऑर्बिट करेगा, वहां पे फिर इसका एनालिसिस किया जाएगा डीप स्पेस के अंदर हाई रेडिएशन ने क्या असर किया और यीस्ट के जो सेल्स हैं उन्होंने इस डीएनए डैमेज को कैसे रिपेयर किया। अब अपोलो प्रोग्राम के अंदर ये किया गया था, लेकिन वो एक क्यूमुलेटिव डोज थी, मतलब मिशन के लॉन्च से लेके मिशन की वापसी तक जितनी टोटल डोज जो है रेडिएशन की एस्ट्रोनॉट्स को मिली थी वो कैलकुलेट की गई थी, लेकिन अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन होने वाली है। दूसरा जो क्यूबसैट है वो कस्प के नाम से है, क्यूबसैट फॉर सोलर पार्टिकल्स। अब सोलर पार्टिकल, सोलर विंड्स, सूरज की तरफ से जो शमसी हवाएं चलती हैं वो जमीन का मैग्नेटोस्फीयर तो हमें बचा लेता है, लेकिन चांद के ऊपर, मरीख के ऊपर ये जो सोलर विंड है वो क्या असरात लेके आएगी, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर क्या असर होगा, वहां पे जो इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया जाएगा उनके ऊपर क्या असर होगा, और शमसी हवाएं क्या तबाही लेके आने वाली हैं जमीन के ऊपर पहुंचने से पहले, ये वाला सैटेलाइट जो है वो हमें बता देगा। अब जो तीसरा क्यूबसैट है वो मेरा फेवरेट है, वो बहुत मजे का होने वाला है। क्यूब क्विस्ट के नाम से एक कंपटीशन हुआ, नासा ने रखा, सिटीजन साइंटिस्ट ने इस कंपटीशन को विन किया और उसकी कंपनी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया, डेवलप किया। टीम माइल्स के नाम से ये क्यूबसैट है। इसके अंदर एक नए किस्म का प्रोपल्जन सिस्टम होता है जो खलाई जहाज को, जो खला के अंदर जो चीज ड्राइव कर रही है, जो इंजन है उसको प्रोपल्जन सिस्टम कहते हैं। एक नए किस्म का प्रोपल्जन सिस्टम टेस्ट किया जाएगा जिसको लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्जन सिस्टम कहते हैं, ताकि कम से कम एनर्जी यूज करते हुए खलाई जहाज को खला के अंदर ज्यादा से ज्यादा दूर जो है वो सफर किया जा सके। और इसके ऊपर जो है एक और चीज टेस्ट होने वाली है, नया एक कम्युनिकेशन सिस्टम है इसके ऊपर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इसके ऊपर इंस्टॉल किया गया है। अब ये 50 साल पहले तो मौजूद नहीं था, तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, नया प्रोपल्जन सिस्टम, नया रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, ये अब टेस्ट करने की जरूरत भी तो है ना। ये मिशन जैसे ही मून को ऑर्बिट करेगा उसके बाद ये मून से आगे निकल जाएगा, मरीख की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर 6 करोड़ किलोमीटर दूर जाएगा जमीन से, ताकि उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चेक किया जा सके। अब चौथा जो क्यूबसैट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आर्गोमोन। ये इटालियन स्पेस एजेंसी ने बनाया है। इटालियन स्पेस एजेंसी के इस क्यूबसैट का जो मकसद है वो है कैमरामैन का। ये आर्टेमिस 1 मिशन का कैमरामैन है। आर्टेमिस 1 मिशन के चांद पर पहुंचने से पहले, उन सारे क्यूबसैट्स के डिप्लॉय होने से पहले इसने अलग हो जाना है आर्टेमिस 1 रॉकेट से, फाइनल स्टेज से, ओरायन स्पेसक्राफ्ट, ओरायन स्टेज अडॉप्टर से कैसे सारे क्यूबसैट्स अलग अलग होके अपने अपने रास्तों पर जाएंगे। और ये किसी भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का पहला मिशन होगा जो इतनी दूर जाएगा जमीन से। जो नेक्स्ट क्यूबसैट है उसका नाम बड़ा मुश्किल सा है, इक्यूलियस। ये जापानीज एजेंसी जो जैक्सा है उसने बनाया है टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन करके। और जापानीज जो हैं वो मशहूर हैं स्पेस के अंदर मनूवरिंग के लिए, ऑर्बिटल मनूवरिंग कह लें या ट्रेजेक्टरी मनूवरिंग कह लें, माहिर जाने जाते हैं। तो इसलिए इसके अंदर एक नया प्रोपल्जन सिस्टम इन्होंने टेस्ट करना है। प्रोपल्जन सिस्टम के अंदर पानी यूज कर रहे हैं कि ये पानी को यूज करते हुए और इसके जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी हीट को यूज करते हुए, पानी को बॉयल करके उससे जो स्टीम एनर्जी हासिल होगी उसको यूज करते हुए कैसे जहाज को प्रोपल्जन देनी है। लैग्रांज पॉइंट तो आप जानते होंगे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 लैग्रांज पॉइंट के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं वो इस पॉइंट को यूज करते हुए एक ऐसा प्रोपल्जन सिस्टम तैयार
तैयार किया जा सकता है जिससे उसके अंदर फ्यूल कम से कम यूज हो। वो इस मिशन के अंदर, जो जापानीज मिशन है, वो टेस्ट किया जाएगा। अब जो छठे नंबर पे क्यूबसैट है वो है लूना एच मैप, जिसके अंदर हाइड्रोजन मैपिंग की जाएगी चांद की, जो उसके पोलर रीजन्स हैं, खासतौर पे जो उसका साउथ पोल है उसके करीब करीब जो है वो लूनर रिकनेंसेस ऑर्बिटर LRO, जो पहले से नासा की तरफ से ऑर्बिटर चांद पे मौजूद है, उसने कुछ आइडेंटिफिकेशन की है जमे हुए पानी की, बर्फ की साउथ पोल के करीब। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए ये लूना एच मैप जो क्यूबसैट है वो जाएगा। जो नेक्स्ट क्यूबसैट है वो है लूनर आइस क्यूब के नाम से है, और इसका मकसद जो है वो चांद के ऊपर जो रेगोलिथ है, जो उसकी जमीन है, उसके अंदर डिफरेंट वोलाटाइल्स, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स तलाश करना है। चांद के ऊपर डिफरेंट लैटिट्यूड, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट एलिवेशंस के ऊपर, डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर किस किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं, ताकि एक अच्छा सुटेबल हैबिटेट जो है, रहने की जगह जो है, वो एस्ट्रोनॉट्स के लिए ढूंढी जा सके। इस लूनर आइस क्यूब के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है बिर्चीज के नाम से, ये एक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, और इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो न्यू होराइजन 2006 में प्लूटो के ऊपर एक मिशन भेजा गया था। इस तरह का इक्विपमेंट है वो उसके ऊपर भी यूज किया गया था। उसके बाद जो 8वें नंबर पे क्यूबसैट है वो है लूना IR या लूनर IR। ये एक इंफ्रारेड इमेजर है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है वो मिडवे इंफ्रारेड है, मिडवे IR। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बहुत ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत होती है। जैसे JWST के बारे में आप जानते होंगे, उसके ऊपर जो मेरी इंस्ट्रूमेंट्स है, मिड इंफ्रारेड जो इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जो कैमरा लगा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा रखा जाता है। क्रायोजेनिक कूलर उसके लिए वहाँ पे लगाया गया है, और उसको -260 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखा जाता है, ताकि वो छोटी से छोटी जो खला से आने वाली जो हरारत है उसको भी डिटेक्ट कर सके। तो इसका भी मकसद यही है कि चांद के ऊपर इसने मैपिंग करनी है, थर्मल इमेजिंग करनी है, डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो कितने गर्म होते हैं, कितने ठंडे होते हैं। जो नेक्स्ट क्यूबसैट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका नाम है NEA स्काउट मिशन, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड स्काउट मिशन। अच्छा, इसके अंदर जो प्रोपल्जन सिस्टम यूज किया जा रहा है ना, वो है सोलर सेल। सोलर सेल एक बड़ी मजे की चीज है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी एल्यूमिनियम कोटेड प्लास्टिक शीट होगी, बहुत ही बारीक चादर है जिसके ऊपर एल्यूमिनियम जड़ा हुआ है। उसने क्या करना है, उसने सूरज की रोशनी से जो फोटोन्स हैं उनकी इंतहाई जो कम एनर्जी होती है उसको यूज करते हुए अपने आप को आगे लेके जाना है। जैसे आपकी कश्ती जो होती है वो हवा से चलती है, उसका एक सेल होता है, जिनको हवा लगती है तो हवा उसको आगे लेके जाती है। तो ये सूरज की रोशनी जो है वो इस चादर के ऊपर टकराएगी और चादर इसको आगे लेके जाएगी। स्पीड तो इसकी बहुत स्लो होगी, लेकिन ये इसका मकसद भी स्लो स्पीड पे ही पूरा होगा। इसका मकसद एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड बहुत छोटे साइज का एस्ट्रॉइड है, उसके करीब जाना है विदिन 100 किलोमीटर और उसकी इमेजिंग करनी है। इसकी स्पीड जो है सोलर सेल की, NEA स्काउट क्यूबसैट की, तकरीबन 30 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, जो बहुत कम स्पीड खला के अंदर मानी जाती है। तो इस कम स्पीड का फायदा ये होगा कि बड़ी अच्छी जो इमेजिंग है वो ये कर सकेगा उस एस्ट्रॉइड की बिल्कुल करीब से। अब जो आखिरी क्यूबसैट है, 10वां क्यूबसैट है, वो भी जाक्सा या जापानीज स्पेस एजेंसी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की कोलैबोरेशन से बनाया गया है। जापान जो है वो अपने मनूवरिंग, लैंडिंग, ऑर्बिटल मनूवरिंग, ऑर्बिटल मैकेनिक्स, इसके लिए बहुत माना जाता है। ओमोटेनाशी के नाम से एक मिशन है, मून एक्सप्लोरेशन बाय सेमी नैनो हार्ड इम्पैक्टर, इस तरह का कुछ बनता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस मिशन के अंदर जो लैंडर है उसके अंदर इन्फ्लेटेबल बैग्स हैं, शॉक एब्जॉर्बर हैं, थ्रस्टर्स हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाएगा कि कैसे सेमी हार्ड लैंडिंग जो है चांद की सतह के ऊपर कैसे इस्तेमाल की जाए। तो ये 10 क्यूबसैट्स जो हैं मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किए। बहुत ज्यादा डिटेल्स जो हैं इन क्यूबसैट्स के बारे में ऑनलाइन मौजूद है आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। आर्टेमिस 1 मिशन, बहुत सारे अज़ाइम हैं, बहुत सारे मकासद हैं, बहुत सारी रिसर्च करनी है डीप स्पेस की, चांद की, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टेस्ट करनी है, ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो है उसका टेस्ट होना है। तो ये सारे टेस्ट होने के बाद ही इंसान को वहां पे भेजा जाएगा। आप किसी भी किस्म के शको शुबात में ना रहें। हमेशा नई टेक्नोलॉजी, इतनी दूर, इतने पैसों की टेक्नोलॉजी के लिए रिस्क नहीं लिया जाता। रिस्क को ख़त्म करने के लिए उसको, टेक्नोलॉजी को बार बार टेस्ट किया जाता है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम को ख़त्म करके फिर मिशन लॉन्च किए जाते हैं। इस किस्म की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।